एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? हम लोग कम्युनिटी के अंदर एपिडेमियोलॉजी टॉपिक पढ़ते हैं। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। The science that evaluate occurrence, determinants, distribution and control of health and disease in a defined human population. ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आपका जो डिटर्मिनेंट्स यानी कि जो एजेंट्स जो डिजीज फैलाते हैं और उनका जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर के अंदर होता है और फिर जैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं उस डिजीज को फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये कंप्लीट एक साइंस है और इस चीज को हम लोग कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारे जो एंटीजेंस होते हैं या फिर एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल, है ना, एजेंट्स हो सकते हैं, वो कैसे आपके शरीर के अंदर में आता है, मतलब एंट्री होता है और फिर कैसे लास्टली वो एग्जिट होता है आपके शरीर से, है ना। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं थ्रू एपिडेमियोलॉजी, concerned primarily with the occurrence of disease as characterized by time, place, person and causes. So यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी में हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि टाइम कब हुआ, प्लेस किस जगह पे हुआ, पर्सन आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हो या नहीं, और कॉजेज मतलब पीछे का कॉजेज क्या होगा, डिजीज आपको कब जब से हो रही है तो उससे पहले आप कुछ नोटिस किए थे या नहीं नोटिस किए थे। Disease investigated can be infectious and non-infectious and can concern injury and fatality not caused by disease. Disease investigated can be infectious, वो infectious भी हो सकता है disease, और non-infectious भी हो सकता है। Not chronic. ये है एक समझाने के लिए, एक इसको मैंने रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि होस्ट पैथोजन को ही हम लोग एजेंट कह सकते हैं। तो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये एक मिल के एक ट्रायड बनाता है, ठीक है। अगर इन तीनों के बीच में कहीं पे भी डिस्टरबेंस होगा किसी भी एक सिचुएशन में, किसी भी एक जगह पर, तो हमें डिजीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एजेंट है ना, पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनेसिस कॉज करे, जो डिजीज कॉज करे, है ना। सो एजेंट किसी भी रूप में होगा, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है ना, बहुत सारे वार्म्स हो सकते हैं। होस्ट मतलब डिजीज को घर देने वाले ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरल वे में टवल वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, घर पे और भी लोग यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन उसमें नहीं है ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। हो सकते हैं कि पैथोजेनिक ना भी हो और पैथोजेनिक हो भी। पैथोजेनिक होगा तो आपको डिजीज कॉज कर देगा, पैथोजेनिक नहीं होगा तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो एक तरीके से जो आपका पैथोजन है उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होस्ट बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट आइदर नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वो सबसे बड़ा चीज है कि आप कैसे क्षेत्र में रहते हैं, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डर्टी एरियाज में रह रहे हैं तो सबसे पहले इन्फेक्शन होने का चांसेस उन लोगों को ही होता है जो लोग डर्टी प्लेसेस में रहेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, इन लोगों को। तो ये एक ट्रायड है, हाँ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रहता है, इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिजीज कॉज करेगा। एपिडेमियोलॉजी टर्मिनोलॉजी।
एपिडेमियोलॉजी में बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगे, तो कुछ टर्मिनोलॉजी पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पोरेडिक डिजीज, इट ऑकर ओकेजनली एंड एट इरेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर। स्पोरेडिक डिजीज का मतलब होता है कि ये सिर्फ ओकेजनली ही अकर करेगा, किसी खास मतलब समय में। फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में हम लोग जानते हैं कि मॉस्किटो का ब्रीडिंग जो होता है काफी हाई रेट रहता है ना, मॉस्किटो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस समय में टाइफाइड मलेरिया जैसा चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये हो जाता है स्पोरेडिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या होता है? मेंटेन आर रिलेटिवली स्टीडी लो लेवल फ्रीक्वेंसी एट अ मॉडरेट रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। इंडेमिक डिजीज किसी एक जैसे आपका एक घर है ना, तो आप 4-5 लोगों के साथ रह रहे हैं, किसी एक को कोल्ड हो गया है ना, वायरल इन्फेक्शन है कोल्ड, किसी एक को हुआ, तो धीरे धीरे करके बाकी भी घर वाले लोगों को कोल्ड हो जाता है, लेकिन सिर्फ घर में ही जितने लोग हैं उन लोगों को ही हो रहा है। अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी से भी कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर उन लोग को होगा। तो ऐसे करके क्या होगा, किसी एक पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड का सारे के सारे लोगों को साइन एंड सिम्टम देखना शुरू हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होगा ये चीज, है ना, पूरे ग्लोबल में नहीं होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही ये सब चीज पाया जाएगा। तो ये होता है एंडेमिक डिजीज। हाइपर एंडेमिक डिजीज, ग्रेजुअली इंक्रीज इन ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी अबव एंडेमिक लेवल बट नॉट टू एपिडेमिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में कॉमन कोल्ड बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा कॉमन है कॉमन कोल्ड विंटर सीजन में। इसमें क्या होता है कि जो आपका डिजीज का अकरेंस का जो नॉर्मली रेट जो होता है ना, वो हाई हो जाता है विंटर सीजन के टाइम पे। तो उसमें क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है काफी मतलब कम रहता है ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और साथ में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी कम रहता है। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, उन लोगों को कम टेम्परेचर में सरवाइव करने का हैबिट रहता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर में रहने की हैबिट रहती है। तो विंटर सीजन के टाइम में देखा गया है जो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करती है वो सबसे ज्यादा विंटर सीजन में ही हाई रेट पर रहती है, इसलिए अधिकतर लोगों को कॉमन कोल्ड हुआ रहता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक, सडन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी अबव एक्सपेक्टेड नंबर। एपिडेमिक का मतलब होता है कि आपका एक पूरा जो जैसे कि एक पूरा ही क्षेत्र जो है वो डिजीज से ग्रसित हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया टाइफाइड का जो एग्जाम्पल है आपका, मान के चलते एक विलेज है ना, तो विलेज काफी बड़ा हो जाता है, जैसे कि हम लोग मानते हैं झारखंड में रांची है ना, तो रांची सिटी पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है किसी डिजीज से, किसी एक कॉमन पर्टिकुलर डिजीज से, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एपिडेमिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और वो पहली बार हो रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा केस देखने को मिला है सिर्फ एक डिजीज का। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक हम लोग जानते हैं कि कुछ नया कोई डिजीज अगर आता है तो हम लोग तुरंत उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये होता है आउटब्रेक, कि लाइफ टाइम में पहली बार ही ऐसा हुआ है और रेयर केसेस में देखा जाता है कि ये डिजीज हमारे मतलब हमारे साथ में आया है। और जैसे कि कोविड-19 हम लोग बहुत कम ही जानते थे इसके बारे में, बहुत पहले हुआ था कुछ केसेस, लेकिन उसका वेरिएंट जो था बहुत ही लो वेरिएंट में था। अभी जो आया था कोविड-19 उसका वेरिएंट काफी हाई था, है ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिया सभी लोगों को, तो ये पहली बार ही हुआ, तो ये एक तरह का आउटब्रेक हो गया था, है ना, आउटब्रेक है एक। सडन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस ऑफ डिजीज, सडनली आएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, यूजुअली फोकल ऑन इन एन लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में एक लिमिटेड लोगों को ही ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे फिर ये स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड जैसा ही होता है तो हम लोग उसको नाम देते हैं पैंडेमिक, है ना।
पहले कुछ लोगों को होगा, ये जो बीमारी है ये कुछ लोगों को ही होगा, जिसको हम लोग आउटब्रेक कहेंगे, और जैसे ही ये फैलने लगेगा तो उसको हम लोग कहेंगे पैंडेमिक। पैंडेमिक में क्या होता है, ये कंट्री टू कंट्री हमारा डिजीज जो है वो ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। So pandemic increase in disease occurrence within large population over wide region, usually worldwide. एनिमल डिजीजेस कुछ होती है जो जिससे कि एनिमल टू मैन में ट्रांसफर होते हैं, मतलब जानवर से इंसानों के अंदर डिजीज आते हैं, तो इनके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी यूज करा जाता है। देखते हैं, एपिजूटियोलॉजी deals with factor that influence frequency of a disease in an animal population. जो डिजीज एनिमल पॉपुलेशन में फैलती है ना, सिर्फ एनिमल पॉपुलेशन में, वैसे डिजीज को हम लोग एपिजूटियोलॉजी कहते हैं। एनजोटिक मॉडरेट प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, किसी का डिजीज का एक मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर कंडीशन होता है किसी भी डिजीज का, तो मॉडरेट प्रेवलेंस ऑफ डिजीज को हम लोग यहाँ पे एनजोटिक, ये जो एपिजोटियोलॉजी जो हो रहा है आपका, जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसी को हम लोग कैटेगराइज किए हैं मॉडरेट और सडन और ये सब में, तो एनजोटिक कहते हैं मॉडरेट प्रेवलेंस ऑफ डिजीज को। एपिजोटिक सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, है ना, सडनली कुछ नया वेरिएंट आया है एनिमल्स में, तो एपिजोटिक। पैनजोटिक वाइड डिसेमिनेशन, मींस जैसे हम लोगों में पैंडेमिक होता है ना, हमारे ह्यूमंस बीइंग में पैंडेमिक मतलब ग्लोबली कुछ ऐसा इन्फेक्शन जो पूरे ग्लोबल को इन्फेक्ट कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे पैनजोटिक होता है जो कि सारे एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा, कोई एक इन्फेक्शन, और उससे मौत होगी, यही हो सकता है, डेथ हो सकता है ना एनिमल्स में। जूनोसिस, डिजीज ऑफ एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, वैसे डिजीज जो एनिमल ट्रांसफर करते हैं ह्यूमंस में, उसको हम लोग जूनोसिस कहेंगे। मेजरिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि मतलब डिजीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है और डिजीज कितनी हद तक कम हो गया, कितनी पॉपुलेशन अभी डेथ कर चुके हैं और कितने पॉपुलेशन न्यू केसेस लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को जानना है। तो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी मापने का तरीका है वो है फर्स्ट मॉर्बिडिटी रेट, प्रिवेलेंस रेट, और थर्ड है मोर्टिलिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट ये एक इंसिडेंट रेट है, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंस रेट का ही मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस, है ना, हमारे पास कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, इंसिडेंट रेट का मतलब नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। मॉर्बिडिटी रेट को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला बना हुआ है, न्यू केसेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। हम लोग जनगणना करते हैं, है ना, हमें पता होता है कि किस क्षेत्र में, किस एरिया में और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पॉपुलेशंस हैं, तो उन पॉपुलेशंस में न्यू केसेस, डिजीज का न्यू केसेस हमें कितने देखने को मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉर्बिडिटी रेट जो है कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेवलेंस रेट, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, विच मीन्स ओल्ड और न्यू केसेस दोनों है यहाँ पे। प्रेवलेंस रेट में हम लोग ओल्ड केसेस को भी काउंट करते हैं और न्यू केसेस को भी काउंट करेंगे। इन्फेक्टेड एट एनी मोमेंट इन टाइम, ये किसी भी टाइम पर ये इन्फेक्ट करेगा, है ना, किसी भी टाइम पर, क्योंकि ओल्ड भी केसेस हमारे पास है और न्यू भी है, तो धीरे धीरे इसका इंक्रीज ही होगा। बहुत रेयर टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन जो है डिक्रीज होता है। डिपेंड बोथ ऑन इंसिडेंस रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, यहाँ पे न्यू केसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और साथ में ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पर भी डिपेंड करता है प्रेवलेंस रेट। मोर्टिलिटी रेट, अ नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिजीज पर नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज, नंबर ऑफ जो डेथ होते हैं किसी भी डिजीज के कारण, और साथ ही में जो नंबर ऑफ केसेस हमें ऑलरेडी नोन है ना,
यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, डेथ ड्यू टू गिवन डिजीज, मतलब कुछ एक डिजीज हमें मालूम है, पहले से ही मालूम है कि डिजीजेस हो रहे हैं, उस डिजीज के कारण जो डेथ हो रही है ना, वो डिवाइडेड बाय साइज ऑफ टोटल पॉपुलेशन विद डिजीज, और कितने लोग उस डिजीज से जूझ रहे हैं, है ना, कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी, टोटल पॉपुलेशन मतलब मरे हुए भी और साथ में जो जिंदा है, जो सफर कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में हम लोग दोनों काउंट करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ट्राई टू डिटरमाइन पॉजिटिव एजेंट सोर्स। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे इन्फेक्शन, इसका एक साइकिल है ना, ये साइकिल पर ही चलता है, बिना साइकिल का ये भी नहीं है। तो जो डिजीज कॉज करता है ना, तो इसका एक साइकिल है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एजेंट, बिना पॉजिटिव एजेंट का साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। तो पॉजिटिव एजेंट, नेक्स्ट है सोर्स और रिजर्वायर ऑफ डिजीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे एक रिजर्वायर यानी होस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, रिजर्वायर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है ना, फिर व्हीकल ट्रांसमिशन, आप लोगों को दिखाएंगे मैं कि आगे कैसे कैसा ट्रांसमिशन होता है, सारा दिखाऊंगी मैं। तो ये होता है ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे आपसे मतलब पीपल टू पीपल कैसे डिजीज ट्रांसफर होती है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से कैसे ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स that facilitate development of disease within a defined population। होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को, कि होस्ट किस टाइप का, अगर किसी का इम्यून जो है वो काफी स्ट्रांग है तो वो डिजीज कुछ नहीं कर पाएगा उस पर्सन का, लेकिन किसी का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है तो अपना घर बना लेगा डिजीज, ठीक है, आपके आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर किसी भी अंग में अपना घर बना लेगा और फिर वहां से डिजीज करना शुरू करेगा। नेक्स्ट है बेस्ट कंट्रोल मेजर, उसके बाद लास्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट कंट्रोल मेजर अप्लाइड करते हैं फॉर किस लिए, ताकि पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स कम हो जाए, कंफर्ट फील करे, साथ ही में हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है नर्सिंग का, कि हमें क्योर करना है पेशेंट को। रिकॉग्निशन ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ पॉपुलेशन, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि इन्फेक्शियस डिजीज हो गया है पॉपुलेशन में। इन्वॉल्व यूज ऑफ सर्विलेंस मेथड, सर्विलेंस हमें सर्वे करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है पॉपुलेशंस में, तब जाके हम लोग कहीं फाइनली सर्च कर पाते हैं कि अब पॉपुलेशंस में डिजीज धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। केसेस ऑफ अ डिजीज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजीज सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिजीज के, उसके आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन्फेक्शन को। सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, साइन और सिम्टम्स, साइन आपको पता है कि एक ऑब्जेक्टिव चेंजेस होता है बॉडी में, और सिम्टम्स जो है वो एक सब्जेक्टिव चेंजेस होता है बॉडी में। नेक्स्ट है हर्ड इम्यूनिटी, आप इसका टर्म सुनोगे, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी में होने वाले इन्फेक्शन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल में होने वाले इन्फेक्शन को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। Resistance of a population to infections and to spread of an infectious organism because of the immunity of a large percentage of the population। रेजिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू इन्फेक्शन मतलब एक क्षेत्र के लोग, एक पूरा पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं उनमें, सभी लोगों में एक ही टाइम पर रेजिस्टेंस डेवलप करना किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। अगर एक इन्फेक्शन है और पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को हो रहा है वो इन्फेक्शन और फिर वो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन सभी में इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है, ठीक है, उस पैथोजन से लड़ने की क्षमता आ चुकी है पर्सन्स में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी।
अब हम लोग फाइनली देखते हैं साइकिल कि कैसे हमारा जो डिजीज है वो कॉज करता है किसी भी पर्सन को। पहला है पैथोजन, फिर सोर्स ऑफ पैथोजन, देन ट्रांसमिशन टू द होस्ट, देन ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, देन एग्जिट फ्रॉम द होस्ट। ये एक साइकिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को परेशानी हो रही है समझने में? अगर परेशानी हो रही है तो पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा टर्म जो समझ में नहीं आया हो। मैम पढ़ाया हुआ प्रेजेंटेशन भेज देंगे ना? हाँ हाँ भेज दूंगी, आज ही भेजूंगी। कम्युनिटी का जितना मैंने क्लास लिया है ना वही बचा हुआ है, तो वो मैं भेजूंगी आज। ठीक है मैम। हाँ। What pathogen caused the disease? कौन सा पैथोजन जो है वो कॉज करता है डिजीज? तो कोच जो थे, कोचेस, उनका एक पोस्टुलेट था, है ना, वो एक हमें एक थ्योरी बताए थे जो कि वो बताते हैं कि कौन सा पैथोजन जो है वही सिर्फ ट्रांसफर होगा, वही सिर्फ डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर जो काफी हेल्दी होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर वो ना रहे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ अच्छे वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ बुरे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनका कहना था कि जो बुरे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वही सिर्फ डिजीज इन्फेक्शियस कर सकते हैं, डिजीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इंसान को इन्फेक्ट कर पाएंगे। सो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। इसलिए हम लोग सबसे पहले लेबोरेटरी जो भी स्पेसिमेन होता है हम लोग वो सेंड करते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कितना खतरनाक पैथोजन हमारे अंदर है ना, कितना खतरनाक ऑर्गेनिज्म जो है जो डिजीज फैला रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, वैसे डिजीज जो आराम से कम्युनिकेट कर पाए। व्हाट वाज द सोर्स? सोर्सेस क्या हो सकते हैं और रिजर्वायर ऑफ द पैथोजन? सो सोर्सेस, लोकेशन फ्रॉम विच पैथोजन इज ट्रांसमिटेड टू होस्ट। वैसे लोकेशन, वैसे क्षेत्र जहां से जो है पैथोजन ट्रांसमिट हो पाएंगे, तो उसको हम लोग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मान लेंगे, है ना। हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग अगर वापस आते हैं तो हम लोग को हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, तो तुरंत हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वहां से लेकर आए हो, वहां से तुम्हारा तबीयत खराब हुआ है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो एक तरीके का सोर्स हो जाता है। क्योंकि आप दूसरे क्षेत्र में गए थे, वहां से आप इन्फेक्शन लेके आए हो, तो इसका मतलब ये है कि उस लोकेशन में ये इन्फेक्शियस एजेंट था और आपकी इम्यूनिटी कम होने के कारण आपको वो इन्फेक्शन हो गया, है ना। पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी, कितने दिनों से आप मतलब सफर कर रहे हो, कितने दिनों से। तो टाइम ड्यूरिंग विच सोर्स इज इन्फेक्शन और इज डिसमिनेटिंग द ऑर्गेनिज्म, तो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन से आप सफर कर रहे हैं। रिजर्वायर, साइट और नेचुरल environmental location in which pathogen is normally found। साइट और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द लोकेशन भी मैटर करता है पैथोजन के लिए। आपका शरीर मान के चलिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बिल्डअप किया हुआ है आपके शरीर में, तो कोई भी पैथोजन आपके अंदर जाएगा भी ना तो आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो उसको मारकर खत्म कर देगा, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके शरीर मतलब रिएक्ट करेंगे और वो उसको मार डालेंगे पैथोजेंस को। तो ऐसे में क्या होगा कि डिजीज नहीं हो पाएगा आपको, है ना। तो ये हो गया रिजर्वायर। रिजर्वायर में इन्फेक्शन आपके अंदर ही रहेगा, वो आपके अंदर ही घर बनाएगा अपना, है ना, यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, अपना कॉलोनी बनाएगा और फिर इन्फेक्शन को फैलाता है। ह्यूमन सोर्स रिजर्वायर, जिसको कि हम लोग कैरियर कहते हैं, ह्यूमन सोर्स रिजर्वायर को हम लोग कैरियर कह सकते हैं, जिसके अंदर डिजीज प्रेजेंट होती है
वैसे पर्सन को हम लोग कैरियर बोलेंगे। इन्फेक्टेड होस्ट, इट कैन बी कैजुअल, मतलब अक्यूट और ट्रांजिएंट कैरियर भी हो सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और इट कैन बी क्रोनिक कैरियर, लॉन्ग टाइम कैरियर, यानी बहुत दिन से बीमार पड़े हुए हैं, तो वैसे को हम लोग क्रोनिक कैरियर कह सकते हैं। और कुछ लोग जो नॉर्मली 1-2 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है या 10 दिन हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अक्यूट और ट्रांजिएंट कैरियर कहेंगे। टाइप्स ऑफ कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर मतलब harbors pathogens but is not yet ill। इंक्यूबेटरी कैरियर मतलब, इंक्यूबेशन का मतलब क्या समझते हैं कि आपके शरीर में पैथोजन है, लेकिन अभी तक आपका जो पहला साइन एंड सिम्टम है ना, वो शो नहीं कर पाया है। ऑफ डिजीज और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, डिजीज होने के बाद इंसान में पहला साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और यहाँ पे इंक्यूबेटरी कैरियर है, मतलब जो लोग डिजीज होल्ड करते हैं। एक्टिव कैरियर क्या होता है? हैज ओवर्ट क्लिनिकल केसेस ऑफ डिजीज। एक्टिव कैरियर क्या होंगे? जो कि हम लोग वैसे पर्सन जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस के बीच में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग क्लिनिकल एरिया में वर्क करते हैं ना, उन लोग, अधिकतर लोग जो क्लिनिकल एरियाज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? एक्टिव कैरियर हो जाएंगे। किसी भी पैथोजन को लेकर एक्टिव कैरियर, वो ट्रांसमिट कर पाएंगे इन्फेक्शन को, वैसे लोग ट्रांसमिट कर देंगे, लेकिन कैरियर के रूप में ही रहेंगे। उनको बीमारी उनके अंदर ही रहेगा, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने लोग होंगे, जिनसे कांटेक्ट में आएंगे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। कन्वर्जेंट कैरियर, इट हैज रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज बट कंटिन्यूज टू हार्बर लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन। वैसे लोग जो डिजीज से तो रिकवरी कर गए हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू है, मतलब जो पैथोजन है वो कंटिन्यू इन्फेक्शन फैलाए जा रहा है, किए जा रहा है, डिजीज अलग अलग लोगों को वही सेम बीमारी होता चला जा रहा है। रिकवरी तो हो जा रहा है पर्सन का डिजीज से, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19। नेक्स्ट है हेल्दी कैरियर, हार्बर्स पैथोजेंस बट इज नॉट इल। ऐसे पैथोजन जो कि पैथोजन तो है ना, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देंगे, प्रॉब्लम नहीं देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी कैरियर। हाउ वॉज द पैथोजन ट्रांसमिटेड? कैसे पैथोजन ट्रांसमिट होता है? पहला है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये हम लोगों को पता है, मदर टू फीटस, ये एक वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल एयरबॉर्न, कॉन्टैक्ट, व्हीकल और वेक्टर बोर्न। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन मतलब हवा में, विंड में कि कितने प्रकार के पैथोजेंस पाए जाते हैं और किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे, और कितने डिस्टेंस पे रहेंगे तो ट्रांसमिट हो जाएगा, और कितने डिस्टेंस पे रहेंगे तो ट्रांसमिट नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। पैथोजन सस्पेंडेड इन एयर एंड ट्रेवल्स लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से अगर कम की दूरी होती है तो पैथोजन आराम से एयर में ट्रैवल करते हैं, है ना। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो ड्रॉपलेट होते हैं, हमारे जो मुंह से हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी एकदम छोटे से होते हैं, काफी स्मॉल साइज के, 1 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका। और ये जो डायमीटर होता है ना, ये एकदम ससेप्टेबल होता है, ये एकदम अच्छा होता है कि दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सके। ये साइज एप्रोप्रिएट साइज है, जिसके वजह से दूसरे पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इट कैन रिमेन एयरबॉर्न फॉर लॉन्ग टाइम, या तो ये आपके हवा में ही रह सकते हैं बहुत समय के लिए। इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और ये
लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता है, और ये बहुत छोटा हल्का होता है तो फिर तो घूमेगा ही ना, ट्रैवलिंग करेगा। Usually propelled from the respiratory tract of source organism by sneezing, coughing और vocalization. So ये easily हमारा respiratory tract से मूव करेगा। कैसे कैसे माध्यम से? तो स्नीजिंग, कफिंग और वोकलाइज, जब हम लोग बोलते हैं वोकलाइजेशन, जब हम लोग खांसते हैं या फिर जब हम लोग स्नीज करते हैं तो वो इजिली ट्रांसफर करता है। इसलिए हमेशा हम लोगों को अपने, या आप हो या कोई और हो आपके सामने, तो उन्हें एडवाइस करना है कि जब भी आप छींके या कफ करें तो आप अपने मुंह को ढके, और या तो कोई आपके सामने जब बात करता है ना तो उससे थोड़ा दूरी बना करके बात करना होता है, एकदम सामने से बात नहीं करना होता है। डस्ट पार्टिकल ऑल्सो इम्पोर्टेंट रूट ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, जो लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, कोल इंडस्ट्रीज में, या फिर गन्ने का जो लोग ये करते हैं, तो शुगर केन के जो डस्ट होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम होती है, कोल के डस्ट से भी प्रॉब्लम होती है ना। और जो मेटल्स, जो फैक्ट्रीज होते हैं, मेटल का जो डस्ट होता है उनसे भी प्रॉब्लम्स होती है, और वो काफी लाइट होती है। जब वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है ना, कोई भी मेटल या कोई भी फैक्ट्री में जो वर्क होता है, जैसे कोल वगैरह, तो जब उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, पार्टिकल्स में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो वो बहुत इजीली तरीके से हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स नहीं, डस्ट पार्टिकल्स भी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट मीन्स आप किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉटल यूज कर रहे हैं, किसी का आप टॉवेल यूज कर रहे हैं या ब्रश यूज कर रहे हैं, ये सब कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आता है। तो देखते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, कमिंग टुगेदर और टचिंग ऑफ सोर्स, रिजर्वायर एंड होस्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करने को ही कहा जाता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस ऑब्जेक्ट है, और आप उसे टच कर रहे हो, तो आपको भी निश्चित तौर पे इन्फेक्शन होगा, और ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मतलब पर्सन से पर्सन, है ना, एग्जाम्पल किसिंग, टचिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हुआ। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में involves an intermediate, usually inanimate, example eating utensil या बेडिंग, बेड शेयर करना, है ना। बेड शेयर करने को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के रूप में हमें इन्फेक्शन मिलेंगे। और सबसे ज्यादा कौन सा इन्फेक्शन मिलता है? तो स्किन के इन्फेक्शन मिलते हैं। ईटिंग यूटेंसिल, जूठे यूटेंसिल्स में, मतलब जूठा यूटेंसिल है, आपका चम्मच जूठा है या जूठे बर्तन है, उसमें आप खाना खा रहे हो, तो जो सामने वाले को होगा वो आपको भी हो जाएगा डिजीज। ड्रॉपलेट स्प्रेड, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, 5 माइक्रोमीटर से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, और ट्रैवल करते हैं लेस देन 1 मीटर, यानी कि आप लेस देन 1 मीटर पे खड़े हो, तो इजीली वो एक कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई ऐसा फ्लूइड है, शरीर का ऐसा कोई ऐसा फ्लूइड, ब्लड को मान के चलते हैं ना, तो ब्लड का कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 5 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, ठीक है, और आप एकदम 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस में हो पेशेंट के, तो वो इजीली आप में कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, और हो जाता है, ठीक है। तो फायदा इसी में है कि हम लोग 1 मीटर के डिस्टेंस या उससे ज्यादा डिस्टेंस लेकर पेशेंट से बात करें या पेशेंट को टेक केयर करें, और अगर पेशेंट को टेक केयर करना है तो पीपीई का प्रिकॉशंस लेकर करें। Vehicle transmission. Vehicle transmission, inanimate material or object involved in pathogen transmission. कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजन ट्रांसमिशन के लिए। कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन, सिंगल व्हीकल स्प्रेड पैथोजन टू मल्टीपल होस्ट, फॉर एग्जाम्पल वाटर और फूड।
फूड और वाटर एक ऐसा चीज है जो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फूड और वाटर एक ऐसा चीज भी है जिसकी वजह से हमें बीमारी भी हो सकती है ना। फोमाइट्स, फोमाइट्स क्या होते हैं? ये ना दिखने वाली चीज है ना, ना एयर में रहते हैं, फोमाइट्स बोलते हैं। कॉमन व्हीकल होता है ये, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, इसलिए हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सबसे ज्यादा हम लोग डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइज करने की कोशिश करते हैं फॉर सर्जिकल प्रोसेस के लिए, क्योंकि फोमाइट्स जो है वो हमें इनविजिबल तरीके से दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई देने वाला चीज है ये। साथ ही में बेडिंग और ईटिंग यूटेंशियल, तो फोमाइट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके पेन, आपके हाथ में भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा आप हाथ को हमेशा वॉश करें, हम खाने से पहले, आफ्टर टॉयलेटिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रहा बात बेडिंग का, तो बेडिंग में भी हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। यूटेंसिल्स को हम लोग को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा ताकि हमें इन फ्यूचर हमें या हमारे फैमिलीज को प्रॉब्लम ना हो, है ना। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, ये एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मतलब पैसिव कैरियर, पैसिव कैरियर का मतलब है हम खुद बीमारी लेकर आ रहे हैं, है ना। ऑटोमेटिक तरीके से बीमारी नहीं हुए हैं, हम लोग खुद अपना एनर्जी सोर्सेज लगाकर बीमारी लेकर आ रहे हैं। पैसिव कैरियर ऑफ द पैथोजन ऑन बॉडी ऑफ वेक्टर्स, नो ग्रोथ ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान कोई ये नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में एंटर करता है तो वहां पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और ये हम लोग खुद ही लेकर के आ रहे हैं इन्फेक्शन को। ये होता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। इंटरनल ट्रांसमिशन में कैरिड विद वेक्टर, इंटरनल ट्रांसमिशन कैरिड विद वेक्टर। ये हार्बोरेज ट्रांसमिशन, पैथोजन डज नॉट अंडरगो चेंजेस विद इन वेक्टर, मतलब पैथोजन जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं वेक्टर के अंदर, है ना। कैरिड विद इन वेक्टर मतलब वेक्टर के साथ आप ले रहे हो तभी जाकर के क्या होता है ना, ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन पैथोजन में कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक वेक्टर आपके पास में है। बायोलॉजिक ट्रांसमिशन, पैथोजन अंडरगो चेंजेस विद इन वेक्टर। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है ना कि जो वेक्टर के अंदर में ही आपका सब सारा पूरा साइकिल, डिजीज साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्या सुने हैं, डिजीज साइकिल में कैसे होता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई सोर्स होता है, देन फिर हमें होता है। यहाँ वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में क्या होगा कि सब चीज आपके शरीर के अंदर होगा, सारी चीजें, है ना। Why was host susceptible to the pathogen? क्यों जो होस्ट होते हैं, यानी कि जो हम लोग होते हैं, पर्सन जो होते हैं जहाँ पे पैथोजन पाए जाते हैं या आ जाते हैं, उनको मतलब क्या जरूरत पड़ती है कि ये इंसान फिट एंड फाइन है या नहीं एक डिजीज को कॉज करने के लिए? क्यों वो लोग सेलेक्टिवली ही ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक पर्सन को या दो पर्सन को ही इन्फेक्ट कर पाते हैं? क्यों ऐसा होता है? टू मेन फैक्टर्स हैं। पहला है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट। डिपेंड करता है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है ना, आपका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों का इम्यूनिटी काफी वीक रहता है, एक कुछ लोग एनीमिक हो जाते हैं, कुछ लोगों का ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग वीक होते हैं, इम्यूनिटी वीक रहती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई भी डिजीज हो जाती है। और जो लोग फ्रीक्वेंट बीमार पड़ते हैं, सबसे बड़ा चीज, और ठीक नहीं होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो लोग का बीमारी रहता है और ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी काफी वीक होता है। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन, और फिर डिपेंड करता है कि पैथोजन के ऊपर कौन सा ऐसा पैथोजन है जिसका पैथोजेनिसिटी कम है या ज्यादा है। अगर पैथोजन का पैथोजेनिसिटी ज्यादा रहेगा तो आप में वो
बहुत बड़ी बीमारी भी करा सकता है। अगर पैथोजन का पैथोजेनिसिटी काफ़ी कम है, तो नॉर्मली 1 या 2 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। आएगी भी तो खत्म हो जाएगी। हाउ डिड द पैथोजन लीव द होस्ट? कैसे पैथोजन जो है वो हमारे होस्ट से यानी हम लोगों से कैसे निकलता है? तो बाय एक्टिव एस्केप और बाय पैसिव एस्केप। फर्स्ट है एक्टिव एस्केप, मूवमेंट ऑफ पैथोजन टू पोर्टल ऑफ एग्जिट। मतलब मूवमेंट ऑफ पैथोजन, जैसे एंट्री होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी होस्ट के अंदर, वैसे ही एग्जिट भी होता है पैथोजन का। एग्जिट होने का तरीका मैं बताती हूँ। या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, है ना, हम लोग क्योंकि सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो इसके द्वारा बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, फीकल या फिर यूरिन के थ्रू हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो निकल जाएगा। तीसरा बाय स्वेटिंग, है ना, ये सब तरीके हैं। ये सब एक्टिव एस्केप हुआ। नेक्स्ट है पैसिव एस्केप, एक्सक्रीशन इन फीसेस, यूरिन, ड्रॉपलेट और सलाइवा और डिस्क्वामेटेड सेल्स। ये सब सारे पैथोजन जो पैसिव स्केप में आते हैं, यानी पैसिव तरीके से इसमें कोई हमें एडिशनल एनर्जी ऐड नहीं करना होता है, एडिशनली हमें कोई एफर्ट नहीं डालना होता है, और ऑटोमेटिक आपके शरीर से जो पैथोजन है वो चले जाएंगे, है ना, निकल जाएंगे। तो ये एक तरीका है पैथोजन निकलने का। वीरुलेंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वीरुलेंस मतलब होता है कि कितना प्रभाव पड़ा है पैथोजन का आपके शरीर के ऊपर। Evidence suggests correlation between mode of transmission and degree of virulence. Evidence suggest करता है कि कोरिलेट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन और डिग्री ऑफ विरुलेंस के ऊपर। तो उससे हमें ये पता चलता है कि पर्सन मतलब किस हद तक बीमार है, किस हद तक बीमारी कॉज किया था डिजीज। तो डायरेक्ट कांटेक्ट लेस विरुलेंट होते हैं, है ना, बहुत कम इन्फेक्शन फैला पाते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट वाले चीज। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न हाईली विरुलेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर बॉर्न में कि जो जितने भी साइकिल्स होते हैं डिजीज कॉजिंग का, वो सभी पूरा साइकिल जो है वो एक ही इंसान के अंदर, एक ही होस्ट के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसीलिए वेक्टर बॉर्न जो ट्रांसमिशन होता है वो हाईली विरुलेंट होता है। ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी टू सर्वाइव आउटसाइड होस्ट, मोर विरुलेंट। आपके होस्ट यानी आपके बाहर, आपके सामने इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा विरुलेंट है, लेकिन हमें बचाकर कौन रखती है? हमारी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विरुलेंस कहाँ है, तो इन्वायरमेंट में है ना। और फिर अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या विरुलेंस, कैसा विरुलेंस देखने को मिलेगा, तो लेस मिलता है। वेक्टर बॉर्न में हाईली विरुलेंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। एकदम समझ गया ना एपिडेमियोलॉजी? कम्युनिटी समझ में आ रहा है ना? यस मैम, आ रहा है। आप लोगों को मैं जितना अभी तक पढ़ाई हूँ कम्युनिटी का, तो कल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उसी में से आएगा, ठीक है? मैम प्रेजेंटेशन को भेज देंगे। हाँ भेज देंगे। अभी तक 3 क्लासेस हुआ है कम्युनिटी के ऊपर, तो भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। सो आज क्लास जल्दी हो गया क्योंकि कंटेंट थोड़े कम थे और